चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी हम 7 तक डिस्कस करा है, 7 पेज तक, और 7 पेज तक कितना टाइम हुआ, जस्ट लेट मी चेक। ओहो काफ़ी टाइम हो गया यार, मतलब 10 पेज को एक्सप्लेन करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को। चलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, चीज़ें आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मेन चीज़ें जो चीज़ें हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर टाइम ज़्यादा लगता भी है तो उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। ओके नेक्स्ट की बात करते हैं हम प्रिपरेशन की, हाइड्रोजन को हम प्रिपेयर कैसे करवा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन को हम वाटर से प्रिपेयर करवा सकते हैं, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन ज़्यादा क्वांटिटी में है भाई, समझ में आती है ना बात, ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को प्रिपेयर करवाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि जो वाटर है वो कंटेन करता है ऑलमोस्ट 11.2% ऑफ हाइड्रोजन बाय मास, या फिर यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम में भी लिखा हुआ रहेगा तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना, बाय मास या फिर वॉल्यूम दोनों तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है। देखिए 11.2% की जो कहानी होती है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मास परसेंटेज कैसे लिखते हैं हम, परसेंटेज कैसे लिखते हैं, जितना जिसका भी निकालना होगा ना उसका मास ऑफ सब्सटेंस निकाल दीजिए, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय में, नीचे में आप लिख देंगे मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड। बेसिकली मैं मास परसेंटेज निकाल रहा हूँ, मैं मास परसेंट निकालना सिखा रहा हूँ आप लोगों को, है ना, और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से और लगा देंगे परसेंट, और कुछ नहीं, सिर्फ इतना काम करना है आप लोगों को। इसका मतलब ये है कि अगर मैं वाटर में एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, मैं 1 मोल वाटर की बात कर रहा हूँ, कि मैं उसमें पता करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में कितना हाइड्रोजन की जो है परसेंटेज है, चीज़ों को समझिएगा। अगर मैं H2O लिखता हूँ, H2O, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 है तो 2 हो जाएगा, और प्लस में ऑक्सीजन का 16 होता है, तो टोटल कितना हो गया, 18 ग्राम। कितना हो गया, 18 ग्राम। मतलब अगर मैं 1 मोल वाटर लेता हूं तो वो 18 ग्राम पर मोल की बात करते हैं, बेसिकली 1 मोल का मतलब हो गया 18 ग्राम वाटर की बात कर रहे हैं। अच्छा, हमें निकालना है हाइड्रोजन की, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस रखेंगे, जिसका निकालना है मतलब हाइड्रोजन की, तो 2 ग्राम ऊपर रखेंगे, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड बोले, टोटल कंपाउंड का कितना 18, और ये भी ग्राम 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 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 100, तो मास परसेंट का कोई यूनिट भी नहीं होता। जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 11.2% निकल कर आएगा, और वही चीज़ ये आपसे बताने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं हम हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड मेटल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए ये तो मैंने आपको सिंपल सी पहली इंफॉर्मेशन दिया है कि भाई जो वाटर है उसमें कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब ये जो चीज़ें बता रहा हूँ वो एक तरीके से कह लीजिए कि ये पहला प्रिपरेशन है, किससे, हाइड्रोजन को हम निकालेंगे किसमें से, कोल्ड वाटर का रिएक्शन करवा के, किसके साथ, मेटल के साथ। अच्छा, सारे के सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, ये भी आपको समझना है, सारे के सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ। आइए मैं आपको समझाता हूँ। पोटेशियम और सोडियम, ये 2 ऐसे मेटल हैं स्टार्टिंग के जो बहुत ही ज़्यादा विगोरसली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। समझ में आ गई नहीं इतनी बात। और यही रीजन है कि पोटेशियम सोडियम जैसे एलिमेंट को बेसिकली हम केरोसिन ऑयल या फिर जहाँ पे ऑक्सीजन ना पहुँच पाए वहाँ पे रखते हैं ताकि ये रिएक्ट ना करें, ठीक है ना। चलिए, तो पोटेशियम ये बैलेंस लिख रखा है मैंने, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या। इसकी स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मेटल, और अगर आपने मेटल का रिएक्शन करवा दिया वाटर के साथ तो ये देंगे आपको मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या देंगे आपको, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, मेटल हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद दे देंगे आपको यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस उड़ा देंगे। और हमें हाइड्रोजन गैस ही तो चाहिए, हमें हाइड्रोजन गैस ही तो चाहिए। तो अगर आपने पोटेशियम लिया मेटल की जगह पे, पोटेशियम ले लीजिए, प्लस में वाटर लिया तो वाटर ले लीजिए, और कर दिए किसमें, पोटेशियम मेटल हाइड्रोक्साइड बनाना है आपको, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाना है। तो मेटल लिया, पोटेशियम इसके ऊपर +1, हाइड्रोक्साइड का मैंने पहले चैप्टर में पहले वीडियो में बताया OH के ऊपर -1 का साइन होता है। अब क्रॉस करेंगे तो KOH ही रहेगा, 1 है पावर अंदर, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का KOH हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस आप निकाल देंगे, इवॉल्व कर देंगे। एरो लगाने का मतलब वो उड़ गया। अच्छा, यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए हाइड्रोजन 2, यहाँ पे आप पहले तो 2 लगाएंगे, हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, पोटेशियम भी 2 है तो यहाँ पे भी 2, और इस तरह से हमने इसको बैलेंस कर दिया था। समझ में आती है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें बातें हैं आपके पास। अच्छा, जिस तरह से पोटेशियम का रिएक्शन करवाया वैसे यहाँ पे देख लीजिए सोडियम का भी आपके पास सामने लिखा हुआ, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। अच्छा, इन 2 रिएक्शंस को यहाँ पे देखिए नोट डालकर मैंने आपके सामने लिख दिया है, दीज रिएक्शंस
यार यहाँ पे तो मिट गया, ये पता नहीं कैसे मिट गया, लिख देता हूँ, दीज रिएक्शंस आर नॉट प्रेफर्ड, ठीक है, दीज रिएक्शंस आर नॉट प्रेफर्ड ड्यू टू विगोरस एंड एक्सोथर्मिक्स। विगोरस मतलब बहुत ही तेजी से रिएक्ट करना, और एक्सोथर्मिक मतलब लार्ज अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करना। मतलब किसी बर्तन में अगर ऐसा हमने कर दिया, कांच वाले में स्पेसिफाई करके बता रहा हूँ, ग्लास वाले में तो उसको तोड़ दिया जाएगा, इसीलिए हम इसको यूज नहीं करते। दीज मेटल्स डू नॉट, है ना, डू नॉट लिखा हो क्या था, रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर। यार यहाँ पे क्या ही लिखा था, एक बार चेक कर लेते हैं। एक तो दीज मेटल्स रिएक्ट, या फिर ये क्या था, चेक करते हैं, रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर कैचेज फायर। दीज, अच्छा ठीक है ना, कोल्ड वाटर होना चाहिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे दीज मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर लिख देता हूँ, मेटल्स, है ना, रिएक्ट लिख लीजिए। रिएक्ट तो लिखा हुआ है यार, रिएक्ट तो है ही पहले से, कोई टेंशन वाली बात तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसको हटाते हैं, है भाई, अच्छा सही तो है, इसको हटाते हैं पहले तो एक बार। दिस मेटल्स विगोरसली, है ना, विगोरसली रिएक्ट विथ, हाँ विगोरसली कर लो यहाँ पे जो भी होगा ना, बड़ी तेजी से ऐसे लिख लीजिए, विगोरसली रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर कैचेज फायर। ये तो कुछ जमा नहीं, बट ठीक है, आप लोगों को बस इस लाइन का ये मतलब समझना है कि पता नहीं कौन सा एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किया था, मुझे पता भी नहीं अभी, तो याद नहीं मेरे को। इतना समझ लीजिए कि ये जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बहुत ही इजीली ये क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं, है ना, आग लग जाती है। जब आग लग जाएगी तो इस रिएक्शन को कौन ही यूज़ करेगा, और यही रीज़न है कि इससे हम हाइड्रोजन जनरली नहीं बनाते हैं। खास बात, इससे हम हाइड्रोजन नहीं बनाते हैं। तो अभी हम पढ़ क्या रहे, बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन कैसे बनाया जा सकता है, प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, बट हम इसको प्रेफर नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई, क्योंकि यहाँ पे ये जो रिएक्शन होता है बड़ी तेजी से होता है, ये हमारे लिए हार्मफुल है एक तरीके से कह सकते हैं। इसमें ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है हमारे पास, है ना। उसके बाद सेटअप भी करने में आपको पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग जाएंगे इनके लिए, अगर वो तगड़ा करते हैं तो। एक जो थर्मिक रिएक्शन है, आग पकड़ लेती है, तो इन चीज़ों की वजह से हम इन रिएक्शंस को यूज़ नहीं करते। चलिए 9th पेज पे चलते हैं हम। 9th पेज पे आपको देखने को मिलेगा, कहता है इफ सोडियम अमलगम रिएक्ट्स विथ वाटर देन अलॉय सिंक्स डाउन, दिस रिएक्शन इज स्लो एंड कैन बी कंट्रोल्ड एंड हाइड्रोजन गैस कैन बी कलेक्टेड। बहुत ही ज़्यादा मस्त कंसेप्ट है, चीज़ों को समझिए। यहाँ पे समझा देता हूँ मैं, इसको मैं आगे लेकर जाता हूँ और यहाँ पे एक और पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके पास, सबसे पहले तो ये समझिए कि सोडियम अमलगम क्या है। तो यहाँ पे आपके पास मैं लिख देता हूँ पहले तो सोडियम, फिर लिख देता हूँ मैं अमलगम, ठीक है ना, अमलगम। एक चीज़ को ध्यान रखेगा, किसी के भी साथ, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ किसी के भी साथ, किसी के भी साथ, है ना, किसी के भी साथ अगर मिला दें हम अमलगम, लगा दें हम अमलगम, इसका मतलब है कि उसमें थोड़ी सी या फिर कुछ अमाउंट में मरकरी मिलाया गया है। यहाँ पे लिख देता हूँ, उसमें मरकरी मिलाया गया है। उसमें मरकरी मिलाया गया है। खास बात है भाई, इस चीज़ पे थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर किसी के साथ भी अमलगम लगाया, जैसे मैंने बोल दिया कि सोडियम अमलगम है, तो आपके पास सोडियम और मरकरी इन दोनों को मिलाया गया है और एक एलॉय बना दिया गया है। एलॉय क्या कहते हैं, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 बेसिकली मेटल्स, जनरली हम ये कहते हैं। तो सोडियम और मरकरी को जब हम मिला देते हैं तो आपको एक एलॉय मिलता है, जिस एलॉय को बोलते हैं सोडियम अमलगम। अगर आपने कैल्शियम में मिला दिया तो कैल्शियम अमलगम, है ना। अगर आपने पोटेशियम में मिला दिया तो पोटेशियम अमलगम। अगर आपने आशीष में मिला दिया तो आशीष अमलगम, है ना। लेकिन अगर आपने आशीष ने थोड़ा सा भी खा लिया तो आशीष सर अब नहीं रहेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी आप मरकरी को गलती से भी अपने मुंह के अंदर ना डालें। बहुत अच्छे तरीके से आपको, प्रॉपर तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है ना। चलिए, वैसे तो काम की चीज़ है बट बहुत ही खतरनाक चीज़ भी है। आगे की बात करते हैं भाई,
हम बात कर रहे थे कि सोडियम अमलगम की। तो मान लेते हैं कि इसमें हमारे पास वाटर फील्ड है यहाँ तक, है ना। एक्चुअल में होता क्या है, ये सिंक हो जाता है। अगर मैंने सोडियम अमलगम की बात करा ना, इसको लाया यहाँ पे, ये ना सिंक हो जाता है इस तरीके से, यहाँ पे आ गया ये। अच्छा, सिंक होने के बाद यहाँ पे स्लो रिएक्शन होता है। जो रिएक्शन होता है आपके पास स्लो रिएक्शन होता है। रिएक्शन यहाँ पे स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे बाहर निकलता है यहाँ से, है ना। और जिसकी वजह से मैं यहाँ पे अलग से एक सेटअप लगा कर, है ना, और इसमें मैं हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट भी कर सकता हूँ। बस इतनी सी बात आपको समझनी थी और कुछ नहीं। सिर्फ आपको इतनी सी बात समझनी थी कि हाइड्रोजन गैस को हम सोडियम अमलगम से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये विगोरस नहीं होते, बहुत तेजी से रिएक्ट नहीं करते, आराम से करते हैं, प्यार से, धीरे धीरे। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। ये लग रहा है हाँ, आगे की बात करते हैं हम। अच्छा, इससे पहले वाला हो गया था ना 10 वाला। अच्छा, 9 वाला कहाँ हुआ था, 9 वाले की बात कर रहे थे। अच्छा, 9 वाला ही तो पढ़ा रहा था मैं, देख लीजिए, ये चीज़ मैंने अभी आपको समझा दिया। नेक्स्ट की बात करते हैं, कैल्शियम ऑल्सो रिएक्ट फेयरली विगोरसली, मतलब लगभग ठीक ठाक तरीके से कैल्शियम भी रिएक्ट कर लेता है विथ कोल्ड वाटर एंड द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, कुछ इस तरीके से। और ऑफ कोर्स पहले की तरह ही आएंगे आपके पास, बस क्योंकि कैल्शियम के ऊपर +2 का साइन होता है, तो इसलिए कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड का OH- इसका +2 जब क्रॉस करेंगे तो CaOH। आपको बताया था जब भी एक से ज़्यादा आया तो इसमें आप 2 रहेंगे ना इसमें, तो आप ब्रैकेट लगा कर ऐसे बनाएंगे। फर्स्ट वीडियो में देख लीजिए। अगर आप एक चीज़ को नोटिस करें तो आपको अभी तक एक चीज़ तो पता चल ही गया होगा कि बार बार मैं फर्स्ट वीडियो की बात कर रहा हूँ, मैं लैंग्वेज केमिस्ट्री के, है ना, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की फर्स्ट वीडियो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे यार ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर करवा रखा है, तो प्लीज़ उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, लेकिन फिर भी हम इसको भी कंसिडर नहीं करते। तो भाई साहब हो क्या रहा है यहाँ पे, हम किसी को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो एक हमने ये सोडियम अमलगम वाला कंसिडर किया था। बाकी हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस का भी यूज़ करके हम हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करवाते हैं, वो एक अलग की बात है, आपके अभी क्लासेस में पढ़ाई नहीं गए हैं, बट फिलहाल आपको जो पढ़ाया जा रहा है फिलहाल उसकी बात कर लेंगे। कहता है कैल्शियम जो कंपेरेटिवली सोडियम पोटेशियम के मुकाबले में ये आपके पास एक्सपेंसिव पड़ जाता है, जिसकी वजह से हम इस वाले रिएक्शन को भी यूज़ नहीं करते हैं। आपको जनरली ये समझना है कि हम किस किस तरीके से हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, प्रिपेयर करवा सकते हैं, है ना। हाँ, वो एक अलग की बात है कि हम उसको एग्जिस्टेंस में नहीं ला रहे हैं, हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर रहे, वो एक अलग की बात है। प्रिपेयर हो सकता है किस किस से, हमने वो चीज़ पढ़ लिया। पोटेशियम से कर सकते हैं, सोडियम से कर सकते हैं, सोडियम अमलगम से कर सकते हैं, कैल्शियम से कर सकते हैं, इसके लिए रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके साथ कर सकते हैं। और जनरली जो अगली वीडियो में बात करेंगे वो रिएक्टिव मेटल्स के बारे में बात करेंगे, उसकी सीरीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप लोगों को वैसे टेंशन नहीं लेने दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए, है ना। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने प्रिपरेशन करवा लिया हाइड्रोजन का फ्रॉम कोल्ड वाटर विथ मेटल्स। अच्छा, मेटल्स जो अभी हम यूज कर रहे थे वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स थे, और अब हम कुछ ऐसे मेटल्स यूज करेंगे जो लेस रिएक्टिव होने वाले हैं आपके पास। मैं बात कर रहा हूँ आगे बेसिकली मैग्नीशियम की। तो हम हाइड्रोजन का प्रिपरेशन करवाने वाले हैं किससे, ऑफ कोर्स हॉट वाटर एंड मेटल से। अब की बार हम कोल्ड वाटर नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे मेटल लेस रिएक्टिव होता चला जाता है वो आपके पास कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन देना बंद करना शुरू कर देता है, मतलब कम करना शुरू कर देता है। तो अब आपके पास जो हॉट वाटर रहेगा उसको हम यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए हॉट वाटर कोल्ड वाटर का फॉर्मूला आपके पास अलग नहीं होगा, सिंपल फॉर्मूला वही रहेंगे, बस वहां पे आप लिख देंगे, आप नीचे मेंशन कर सकते हैं इस वाली पोजीशन पे कि क्या आपके पास हॉट वाटर है। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। चलिए, तो मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर मैं हॉट वाटर के साथ करता हूं तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस जो वो लिबरेट हो जाएगा। लिबरेट का मतलब निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। गॉट इट। चलिए, यहाँ पे भी आपके पास वही चीज लिखा है, कहते हैं मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर बट इट डिकम्पोजेस हॉट वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन। सिंपल वही चीज लिखा है। फिर कहता है मैग्नीशियम फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव लेयर of oxide so the reaction slows down. The reaction can be made fast by removing the oxide by the layer amalgamating with mercury. बहुत ही आसान सी चीज है, इन चीजों पे ज्यादा टेंशन लेने की वैसे कोई जरूरत नहीं। मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या होता है, उसके ऊपर रस्ट लग जाता है,
उस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई, इसने क्या कर दिया, रिएक्शन को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया। यस, रिएक्शन को क्या कर दिया, उसने स्लो डाउन कर दिया। और इस रिएक्शन को अगर आप फास्ट करवाना चाहते थे, फिर से मैग्नीशियम के ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर चढ़ी उसको आप रिमूव कर दीजिए, और अमलगमेटिंग का मतलब होता है आप उसमें मरकरी चढ़ा सकते हैं, अमलगेटिंग विथ मरकरी, मरकरी को उसमें लेयर चढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास हाइड्रोजन फ्रॉम स्टीम एंड मेटल्स। देखिए कोल्ड वाटर हो गया, अब आपके पास हॉट वाटर भी हो गया, और अब बारी है आपके पास स्टीम। देखिए तीनों अलग अलग चीज है, फॉर्मूला सेम रहेगा, H2O वाटर ही है, सिर्फ अलग अलग उसके फॉर्म में, तो वही चीज लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास देखिएगा एल्यूमिनियम की बात कही जा रही है, इसमें कहा जाता है एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ऑक्साइड एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस होगा ना, टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हाँ ठीक है, कहते हैं एल्यूमिनियम को जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, स्टीम के साथ। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा। अच्छा मैंने यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, ऑलरेडी बैलेंस था, बट आगे ऐसे ऐसे रिएक्शन आएंगे जहाँ पे आपको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, बहुत अच्छे से समझना आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एल्यूमिनियम रिएक्ट विद स्टीम, तो एल्यूमिनियम का मैंने रिएक्शन करा दिया, अगेन वाटर ही लिखूंगा, बेसिक स्टीम है लेकिन लिखूंगा क्या मैं, वाटर ही लिखूंगा। तो आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा और साथ में 3H2 जो है आपके पास बाहर निकल जाएगा। चीजों को समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज होता है ना, ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है। जब आप क्रॉस करते हैं तो ALO लिखेंगे, उसके बाद इसका नंबर 2 इस पे और इसका नंबर 3 इस पे, प्लस माइनस साइन नहीं देखते हैं क्योंकि हमें वैलेंसी लेनी होती है, चार्ज नहीं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ये वाला फॉर्मूला जो आपके पास वो निकल कर आ जाएगा। ये चीज बिल्कुल छोटी चीज है, ये आपके पास मैंने फर्स्ट वीडियो में करवा दिया, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास केमिकल रिएक्शन को लिखकर उसको बैलेंस करने के लिए फर्स्ट चैप्टर केमिकल जो क्या कहते हैं इसको, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को समझना। समझ में आगे बात, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया कि जो अपने पास एल्यूमिनियम है वो रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहा है, भी रिएक्टिविटी सीरीज दिखा दूंगा, मजा से आ जाएगा। फिर कहता है एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। तो कहता है अगर हम एल्यूमिनियम को ऑर्डिनरी कंडीशन में, मतलब रूम टेम्परेचर में अगर हम एक्सपोज करते हैं एयर में, तो वो ज्यादा रिएक्ट जो है वो आपके पास वो नहीं करता है। तो कब करता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस में हमें चेंज लाना पड़ता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। कहते हैं एल्यूमिनियम डेवलप्स या थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस विच प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन। मतलब नॉर्मली क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एक थिन लेयर चढ़ी हुई रहती है, चढ़ जाती है बेसिकली कांटेक्ट में आने के बाद, लेकिन बाद में फिर वो रिएक्शन होना बंद कर देता है क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर पहले से चढ़ी हुई है, बाद में वो रिएक्ट नहीं करता है जब हम नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह रखते हैं, रूम टेम्परेचर रखते हैं तब। उसके बाद हमारे पास जिंक की कहानी देखिए, कहता है जिंक रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। बिल्कुल सेम कहानी है, जिंक के ऊपर +2 ऑक्सीजन के ऊपर -2, दोनों को 2 कैंसिल, जिंक ऑक्साइड बना देगा। ये फॉर्मूले बनाने आने चाहिए आपको, पहले ही वीडियो में करवा दिया मैंने, ध्यान रखिएगा। तो जिंक और वाटर हो गया आपके पास, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा आपके पास, लिबरेट हो जाएगा। सेम कहानी आपके पास आयरन का है, कहता है रेड हॉट आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड हाइड्रोजन। मैग्नेटिक ऑक्साइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको मैग्नेट बनाने के लिए यूज किया जाता है आयरन को, राइट। उसके बाद कहा जाता है द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल, मतलब वापस भी हो सकता है। साथ में एक्सोथर्मिक होने का मतलब है यहां से कुछ ना कुछ अमाउंट में जो हीट है वो भी रिलीज होने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे एक्शन ऑफ हीट ऑन नॉन मेटल। बोले तो स्पेसिफाई करके बोला आपसे कि हम किस पे बात करेंगे, कार्बन पे। देखिए बैलेंसिंग आनी चाहिए, पहले चैप्टर में पहले सीख लीजिएगा कि बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं। हमें बैलेंसिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करना होना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। कहते हैं एक्शन ऑफ हीट स्टीम ऑन नॉन मेटल। अब नॉन मेटल पे देखेंगे स्टीम का क्या ही इफेक्ट जो है वो रहने वाला है। तो इसमें कहा जाता है व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक। रेड हॉट कोक मतलब वो कार्बन की बात कर रहे हैं, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस दिस 1:1 मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड वाटर गैस। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूं यहाँ पे। आपके पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, चीजों को समझिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो H2 गैस रहते हैं, अगर मैंने इन दोनों को एक ही जगह मिक्स कर दिया तो हम इसको कहते हैं वाटर गैस। क्या कहते हैं हम इसको, वाटर गैस। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। अगर आप किसी भी चीज को बर्न करते हैं, जलाते हैं, राइट, और वहां पे उसको
सफिशिएंट अमाउंट में अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उसमें से धुआं रिलीज होना होता है। धुआं मतलब जो बोले आपके पास स्मोक है ना, स्मोक रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो वो जो स्मोक होता है उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO फॉर्मूला रहता है आपके पास। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हमने H2 गैस मिक्स कर दिया तो वो जो मिक्सचर मिलेगा, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड बेसिकली वाटर गैस। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, चलिए। तो वही चीज यहां पे भी क्या आता है, इनका क्या था, रेशियो जो रहता है 1:1, मतलब 1 मोल ही रहेगा आपके पास CO और 1 मोल ही रहेगा आपके पास H2, है ना। यहाँ वाला 2 नहीं, ये गैस को पूरे रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल इसका और 1 मोल इसका। तो 1:1 में होता है तो उसको हम कहते हैं वाटर गैस। वही चीज यहाँ पे कह रहा है, अगर मैंने कार्बन में पानी डाल दिया आपके पास, सिंपल स्टीम की बात कर रहा हूं मैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगे और दोनों एक साथ रिलीज होंगे तो उसको हम कहेंगे वाटर गैस। आगे इसका हम यूज करेंगे तो टेंशन मत लीजिए। अब नेक्स्ट आपके पास डिस्प्लेसमेंट वगैरह की चीजें बताई जा रही है आपके पास, चीजों को समझते जाइएगा, है ना। ये देखिए यहाँ पे ले आते हैं, अब मार्कर भी ले आते हैं फटाफट। चलिए अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि, इधर आ जाओ भाई, अब हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। अब हम जो प्रिपरेशन करवाने वाले हैं वो हाइड्रोजन को भगा देंगे, किससे, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाने के बाद। तो सबसे पहले देखिए मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। तो मेटल्स में क्या देखने को मिलेगा आपके पास, यहाँ पे नंबर 1 वाले कौन से थे, चलो ठीक है डायरेक्टली नंबर 2 पे आ जाते हैं। उस पहले वाले में था वाटर। अब यहाँ पे समझेगा बिल्कुल नया ही कंसेप्ट आ रहा है। सबसे पहला जो नंबर 1 पे मैं आना आप लोगों को करवाया था वो ये करवाया था, एक समरी टाइप का देख लीजिए। सबसे पहले मैंने करवाया प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम, यस प्रिपरेशन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम, किससे, कोल्ड वाटर, और कोल्ड वाटर के अंदर बहुत सारे रिएक्शन बता दिए। फिर मैंने आपको करवा दिया फ्रॉम हॉट वाटर, उसमें एक रिएक्शन करवा दिया। फिर करवा दिया फ्रॉम स्टीम, जो अभी जस्ट खत्म किया दिया। 3 पार्ट हो गया। तो तीनों वाटर से प्रिपरेशन थे, बस अलग अलग उसके बस टेम्परेचर का फर्क था उसमें, और कुछ खास नहीं, है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम दूसरे प्रिपरेशन पे आते हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन को हम कैसे प्रिपेयर करवा सकते हैं, तो वो है आपके पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। तो डाइल्यूट एसिड्स हम लेंगे, जनरली हम यहाँ पे जो एसिड्स की बात करेंगे वो 3 होंगे। एक होगा आपके पास HCl, एक होगा आपके पास H2SO4 और एक होगा आपके पास HNO3। और इसके साथ रिएक्शन नहीं होता है तो हम जनरली स्पेसिफाइड करके हम इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे। समझ में आ गई इतनी बात। तो नाम बता देते हैं, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड और इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। खत्म बात, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम। अच्छा अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो रिएक्शन में आपके पास नॉर्मली देखने को मिलेगा, सोडियम मेटल रिएक्ट्स वायलेंटली विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। बहुत ज्यादा सिंपल रिएक्शन आपके पास। एक छोटा सा स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा फॉर्म में कि अगर आप मेटल का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, एसिड के साथ, तो आपको 2 चीज मिलेंगे, एक सॉल्ट मिलेगा और साथ में एक हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकल जाएगा, उड़ जाएगा। खत्म बात, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो मेटल ले लिया हमने, सोडियम, HCl ले लिया हमने, बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सोडियम क्लोराइड बोले तो सॉल्ट निकल गया, इसको सॉल्ट बोलते हैं। और हमारे घर वाला जो कॉमन सॉल्ट होता है वही है आपके पास NaCl और कुछ नहीं। तो ये आपके पास H2 गैस है, H2 गैस रिलीज हो गया। तो ये प्रिपरेशन हमारे लिए काम आ गया, है ना। मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ तो सॉल्ट और वाटर कह रहा हूँ हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कीजिएगा तो सिर्फ सॉल्ट का सॉल्ट ही चेंज होने वाला है। पहले सोडियम क्लोराइड बनता था, अब आपके पास सोडियम सल्फेट बनने वाला है। खत्म बात, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। मैग्नीशियम का बिल्कुल सेम सिस्टम है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा। अब कई बार बच्चे परेशान के यहाँ पे सर NaCl था ये MgCl2 हो गया। तो यार वो तो वैलेंसी पे डिपेंड करता है ना, सोडियम का वैलेंसी 1 होता था, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है। जब क्रॉस करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो पहली वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ गई इतनी बात। तो ये छोटी छोटी चीजें वो आपको रीड आउट कर लेना है। और मैग्नीशियम का अगर मैं सल्फेट के साथ करवाता हूँ सल्फेट के साथ करवा दीजिए। कितनी छोटी सी चीजें वो चीज देख लीजिए। नेक्स्ट आपके पास एल्यूमिनियम का बिल्कुल सेम कहानी रहने वाले, आपके पास HCl के साथ करेंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। और अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया इसके साथ तो एल्यूमिनियम सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। देखिएगा नेक्स्ट वाला जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ उसमें भी आपके पास बिल्कुल सेम यही चीज देखने को मिलेगा। तो ये वाला अभी मैं इधर कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाला पेज ले आते हैं। आ जाओ भाई बैक हो जाओ। तो ये 527 था, 527 के बाद 540 पे आ जाते हैं। आ जाओ तो इसको कर देते हैं फटाफट रोटेट 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 हो गया। अब देखिए एल्युमिनियम का फिर से वही चीज़ है आपके पास, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो,
कुछ अलग नहीं है आपके पास। देख लीजिए एल्यूमिनियम का रिएक्शन HCl के साथ करवा दिया। ये इसके पहले जो नंबर्स हैं वो बैलेंसिंग के लिए यूज किया है, उसको आप बाद में बैलेंस करेंगे, ठीक है ना, बैलेंसिंग पहले चैप्टर से। अब आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। जब HCl के साथ करेंगे तो मेटल क्लोराइड मिलेगा ऑफ कोर्स, जो कि सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। और अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा तो मेटल सल्फेट मिलेगा, सिंपल सी बात है ना। तो एल्यूमिनियम सल्फेट में यहाँ पे बच्चे परेशान होते हैं, देखिएगा एल्युमिनियम और सल्फेट इन दोनों के ऊपर जो चार्ज होता है वो इसके ऊपर +3 होता है और इसके ऊपर -2 होता है। जब हम क्रॉस करते हैं तो Al और SO4 तो ऐसे ही लिख देते हैं। इसका जो वैलेंसी है 2 लेना, आपको इस पे लगा देना, इसका वैलेंसी 3 होता है, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के लगाना है क्योंकि ये अकेला नहीं है, 2 है, तो ध्यान रखिएगा पूरे के ऊपर आएगा 3। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एल्युमिनियम सल्फेट, है ना। क्या नाम है इसका? एल्युमिनियम सल्फेट। दिस इज और एल्युमिनियम क्लोराइड। ये छोटी छोटी चीजें पहले ही क्लियर करवा रखा है मैंने। कमाल वाली बात यह है कि अगला रिएक्शन भी बिल्कुल सेम टू सेम है ना। एल्युमिनियम की तरह जैसे था वैसे हमने जिंक के साथ करवा दिया। देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पे भी आपके पास जिंक सल्फेट बना लेगा, यहाँ पे जिंक क्लोराइड बना लेगा, बिल्कुल सेम रिएक्शन, इतनी भी चेंज नहीं है आपके पास। ये बच्चों वाले रिएक्शन है ना। ये बहुत ज्यादा छोटी चीज होनी चाहिए आप लोगों के लिए। आयरन के साथ करेंगे सेम कहानी, आयरन क्लोराइड बना लेगा यहाँ पे और एक आयरन सल्फेट बना लेगा। आयरन का यहाँ पे वैलेंसी फिलहाल +2 ले रखा है, बोले तो 2 ले रखा है ना, +2 वाला, +3 भी शो करता है, बट फिलहाल यहाँ पे +2 वाला आपके पास एग्जाम्पल दे रखा है। उसके बाद आगे देखिए, ये ना कुछ कॉमन मेटल है जिनका रिएक्शन बड़ी फ्रिक्वेंटली हम ऑब्जर्व करते हैं और बहुत सारे रिएक्शंस को लिखने के लिए हम इसका यूज भी करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक मेटल लिया और यहाँ पे हमने काम करवा दिया। अब इस मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। इस वाले पे मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज पे ध्यान दीजिए, क्या हो रहा है यहाँ पे। मेटल रिएक्टिविटी में ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाया था आप लोगों को? कोल्ड वाटर के साथ, है ना। अच्छा, ये वाला भी था, कैल्शियम भी था। उसके बाद मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का मैंने किसके साथ करवा दिया? आपके मैग्नीशियम का करवाया था सिर्फ, ये वाला था आपके पास कोल्ड वाटर के साथ, ये वाला था आपके पास हॉट वाटर के साथ, और इन दोनों का साथ आपके किसके साथ? आपके पास जिंक के साथ। समझ में आ गई नहीं इतनी बार? तो वो वाला वाटर के प्रिपरेशन में यूज किया था। अब ये सारी कहानी है क्या, उस चीज पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार हम इस पे नजर मार लें, रिएक्टिविटी सीरीज जानने से पहले। इस वाले पे देखिए, रिएक्शन अभी हमने आप लोगों को करवा दिया मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जहां पे आप 2 ही चीज निकाल रहे थे, एक तो हाइड्रोजन जो अपने को चाहिए था, उसके बाद एक क्लोराइड वाला सॉल्ट निकलता था और एक सल्फेट वाला सॉल्ट निकलता था, खत्म बात, ठीक है ना। यहाँ की बात करते हैं हम। अब हम देख रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। यार अभी तक तो हमने 2 चीज के साथ देख लिया कि वो सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैसे कैसे रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे दे दिया नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड के साथ आप रिएक्शन नहीं देखेंगे जनरली। अब क्यों नहीं देखेंगे, चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। कहा जाता है व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड। लो भाई, अब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा ही, निकलेगा ही नहीं आपके पास। क्यों नहीं निकलेगा वो देखते हैं। कहता है नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नाइट्रिक एसिड क्या आपके पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो ऑक्सीजन को क्या करता है आपके पास? रिलीज करता है, किसी को देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन किसी को देता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब हम आपको पढ़ाएंगे उसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिटेल में बता दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। कहता है हाइड्रोजन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, सो द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस वाटर। अब कहता है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनता, चीजों को समझिएगा। कहा जाता है हमारे पास HNO3 जब हम लेते हैं, नाइट्रिक एसिड लेते हैं, और इसका जब हमने रिएक्शन करवा दिया किसके साथ? किसके साथ रिएक्शन करवा दिया? मेटल के साथ करवा रहे थे ना, इज इन हाइड्रोजन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद दिस, ठीक है, प्रोड्यूस दिस, ठीक है। अब कोई सा भी मेटल ले लेता हूं मैं एग्जांपल के तौर पे, है ना। यहाँ पे लिख रखा है मैग्नीशियम लिख रखा है, फिलहाल आपके पास मैग्नीशियम लिख रखा है। वैसे यहाँ पे तो प्रोड्यूस करवा रखा है, लेकिन जनरली आपके पास वाटर वो बना लेता है, क्या कहते हैं इसको? वाटर बना देते हैं। मैंने एक मोस्ट एग्जाम्पल वो रिएक्टिव वाला लेट से ले लिया मैंने, सोडियम। अब मेटल के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं ना, तो ये क्या करवाता है, कुछ इस तरह से ये बना देता है, सोडियम नाइट्रेट के साथ ये बना देता है आपके पास वाटर।
हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नहीं रहने देता, यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज नहीं होने देता, इसके साथ वो वाटर रिलीज कर देता है, क्योंकि जो आपके पास HNO3 है ना, HNO3 वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन को दे देता है, बगल वाले को ऑक्सीजन दे देता है, तो देने के बाद वो H2 नहीं बचता, H2O बन जाता है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता है। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। चलिए, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स है जो थोड़ा थोड़ा सा रिएक्ट करता है, अच्छे से भी रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए कहता है ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ये दो है आपके पास। मैग्नीशियम Mg होता है जो आपको 12 नंबर के एटॉमिक नंबर पे देखने को मिलेगा, और एक मैग्नीज होता है जो 24 नंबर पे देखने को मिलेगा, Mn, ठीक है। क्रोमियम मैग्नीज 25 पे देखने को मिलेगा, ये 25 पे है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 25 में देखने को मिलेगा आपको एटॉमिक नंबर पे। तो ये जो दो हैं आपके पास, ठीक है ना, ये जो दो हैं आपके पास वो बहुत ही अच्छे तरीके से रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस देता है। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो ही रिएक्शन को याद रखना है। याद क्या रखना है? सिर्फ याद रखना है कि कौन से दो मेटल रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्शन तो आप अपने आप निकाल कर दे देंगे, राइट। देखिए अब यहाँ पे नाइट्रेट जो सॉल्ट जो बनेगा नाइट्रेट के सॉल्ट बनेंगे। देखिए HCl के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्लोराइड के सॉल्ट निकलते हैं। सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फेट के सॉल्ट बनते हैं। और जब आपके पास नाइट्रिक एसिड के साथ करेगा तो नाइट्रेट के सॉल्ट बनेंगे, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, एक मैग्नीशियम और एक मैग्नीज, ये दो देखने को मिलेंगे आपके पास। अच्छा, जब ये दो देखने को मिलेंगे तो आपके इन्हीं दोनों के सॉल्ट देखने को मिलेंगे और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे कि मैंने मैग्नीशियम लिया और अपना एसिड डाल दिया, तो मेरे पास क्या निकल कर आ रहा है आपके पास? एक तो सॉल्ट मिलेगा जिसे हम मैग्नीशियम नाइट्रेट बोलेंगे, और मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है MgNO3 ट्वाइस, और साथ में आपके पास H2 गैस जो वो रिलीज होगा, जो हमारे लिए खास जरूरत है, जिसका हम अभी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं बेसिकली। समझ में आती है इतनी बात, ठीक है। चलिए, अच्छा अब बात आती है मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला ये क्यों आता है? क्योंकि आपके पास Mg+2 होता है। नाइट्रेट में बार बार बताता हूँ ये जानबूझकर, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को नहीं पता ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से, आप भूल जाते हो। मैंने करवाया है फिर भी आप भूल जाते हो। तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, तो Mg ऐसे लिखेंगे, NO3 ऐसे लिखेंगे, इसका नंबर इस पे आप इसको ट्वाइस करके लिखेंगे, इसका 1 इस पे लिखने की जरूरत नहीं। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला MgNO3 का ट्वाइस हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। ये जैसे ही इसको करवाया बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आप नोटिस करें तो ये भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ Mn की जगह Mg की जगह Mn आ गया, मैग्नीशियम की जगह मैग्नीज आ गया, और कुछ भी नहीं है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है, डन है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। अच्छा, आगे की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपको देखने को जो मिलेगा वो है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, कि जो मेटल्स है वो किस तरीके से आपके पास रिएक्ट करते हैं, कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, कौन सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। तो उसमें से आपको ये वाला आपके पास सीरीज दिख रहे होंगे, टेबल दिख रही होगी। इस टेबल में अगर आप नोटिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि पोटेशियम सबसे ऊपर है ना। यहाँ पे आपके पास मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के बाद यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आपके पास कार्बन भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है। देख लीजिए अच्छे से, कार्बन और हाइड्रोजन हमारे पास जनरली, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, कार्बन और हाइड्रोजन हमारे पास इस मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में नॉन मेटल है। ये चीज आपको पता है, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी ये दोनों ही आपके पास नॉन मेटल है। ये दोनों क्या करते हैं? मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज को डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं? मोस्ट रिएक्टिव में, मॉडरेट रिएक्टिव में और लिस्ट रिएक्टिव में। तो जो मोस्ट रिएक्टिव में आते हैं एलिमेंट आपके पास वो ये आते हैं, ये आपके पास मोस्ट रिएक्टिव में। डाउन द ग्रुप कम होती चली जाती है। देखिए ऊपर मोस्ट रिएक्टिव है, जैसे जैसे नीचे नीचे आते हैं आपके पास लिस्ट रिएक्टिव बनता चला जाता है। ये मोस्ट रिएक्टिव है, और इसके यहाँ से लेकर लेड तक आपके पास मॉडरेट बना देता है। इसमें सिर्फ दो ही की बात करा, एक मोस्ट और एक लिस्ट, लेकिन मैं आपको मॉडरेट वाली भी कहानी बता देता हूँ यहीं पे, समझ लीजिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। इनको हम कहते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। और हाइड्रोजन के जो जितने भी नीचे रहते हैं वो आपके पास लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं। क्या रहते हैं आपके पास? लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? सिंपल है और कुछ खास नहीं है। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, टेबल के सीरीज को ऐसे 3 पार्ट में ग्रुप करके डिवाइड करके आप याद रख लीजिए, है ना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। नीचे आ जाएंगे आपके पास जिंक, आयरन, दिस इज कॉल्ड टीन।
Sn इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर टीन, है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये लेड है आपके पास, उसके बाद ये कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। सो प्लेटिनम इज द लिस्ट रिएक्टिव मेटल बेसिकली। तो ये चीज आपको याद रखना है, समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आती है बात, आगे ही हम बेसिकली आप लोगों ने पहले में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा हो, वहां पे इनकी जरूरत पड़ती है ना। एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आता है और लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को भगा के उसके जगह पे बैठ जाता है, तो वहां पे इस वाले टेबल का काम आता है, कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया यहाँ पे, लेट से मैंने ले लिया है जिंक सल्फेट और उधर से आया सोडियम, बोला आया भाई आ गया मैं, ये जो सोडियम है ना, अब जिंक और सोडियम को दो पे फोकस कीजिए, ये रहा जिंक और ये रहा आपके पास सोडियम है। सोडियम ऊपर है टेबल में तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसको बोलेगा भाई भग, तो इसकी कुर्सी से भगा दिया और यहाँ पे आके खुद बैठ जाता है और जिंक साइड कर देता है, जिंक साइड हो गया और ये जो सोडियम है वो सल्फेट के साथ बैठ जाएगा। अब सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बच्चे ऐसे लिख देते हैं और ये हो जाता है गलत। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 होता है, हमें डायरेक्टली साथ में जोड़ नहीं देना है, हमें उसका कंपाउंड का फॉर्मूला बना के लिखना है। कैसे? तो सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर -2 का चार्ज होता है, जब क्रॉस करेंगे तो Na4 लिखेंगे नो डाउट, इसका 2 इस पे और इसका 1 इस पे, दैट्स व्हाई दिस इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम सल्फेट। और इस तरह से आपको लिखना पड़ता है, और इसको हम कहते थे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद कीजिए, याद आया ना, छोटी छोटी चीजें हैं। चलिए आगे की बात करते हैं अब नेक्स्ट है आपके पास, देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने वैसे ही बता दिया, अब ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे बढ़ जाता हूँ फटाफट, है ना। चलिए तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और अब मैं ले आता हूँ नेक्स्ट वाला पेज, जहाँ पे हम देखते 540 हो गया, अब 546 आने वाला है। चलिए इसको खोल देते हैं और इसको कर देते हैं रोटेट, आ जाओ बेटा रोटेट हो जाओ। चलो अब रोटेट की बात करते हैं डायरेक्टली। अब हम 3 नंबर के प्रिपरेशन पे आ रहे हैं। 3 नंबर का प्रिपरेशन क्या है? अब की बात है कि हाइड्रोजन का प्रिपरेशन मैं 3 तरीके से करवा रहा हूं, उसके बाद मेरे हिसाब से खत्म भी है। यस खत्म भी है। एक सिंपल से लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, वो सिंपल है, उसमें तो कुछ वैसे भी टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। चलिए तो यहाँ पे हम सबसे पहले अभी जो देखने वाले हैं वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कलीज देखने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब हम तीसरा प्रिपरेशन करने वाले हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन था हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर विथ मेटल्स, दूसरा था हाइड्रोजन फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली फ्रॉम किससे? बेसिकली एसिड्स, यस डाइल्यूट एसिड्स। देखिए वहां पे अगर आप रिएक्शन देखेंगे, अभी जो मैंने आप लोगों को समझाया, एक बार फिर से समझा देता हूँ, समझिएगा। हाइड्रोजन आपने देखा नीचे था और अगर आपके पास HCl था तो जिंक आपने देखा होगा ऊपर होगा, तो जिंक आता है इसके साथ, जिंक आता है इसके साथ, ध्यान दीजिएगा जिंक आएगा इसके साथ, और हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव क्योंकि वो नीचे है टेबल में, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, भगा देगा और जिंक इसके साथ बैठ जाएगा। अब ZnCl मत लिख देना जिंक क्लोराइड, ZnCl2 होता है, और वो चीज आपको मैंने वैलेंसी के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर में ही करवा रखा है, ZnCl2, और H मत लिख देना, H2 गैस इवॉल्व होता है। तो इस तरह से हम रिएक्शन करवाते हैं बेसिकली मेटल का एसिड के साथ। और यहाँ पे ये इसको हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी कहते हैं बेसिकली, क्योंकि लेबोरेटरी में इस वाले प्रिपरेशन का हम यूज करते हैं। और यहाँ पे जिंक जो होता है वो ग्रैन्युअल्स के फॉर्म में होता है, अभी हम समझाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा लेबोरेटरी प्रिपरेशन में, सेम यही चीज आपको मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। बट फिलहाल मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। तो आपको पता चल गया कि प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन कोल्ड वाटर से कैसे करेंगे। कोल्ड मतलब सिंपल वाटर से कैसे करेंगे, उसके अंदर 3 चीजें बढ़ा दिया, कोल्ड वाटर से, हॉट वाटर से और स्टीम से। फिर अब हमारे पास आते प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरे में नंबर का बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन कर रहे थे डाइल्यूट एसिड से, है ना, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को भगा दे रहे थे। अब हम तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कलीज। यस अल्कलीज क्या होते थे, याद कीजिए। अल्कली मेटल्स किसको कहा था मैंने, जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था पार्ट 1 में, हाइड्रोजन के पार्ट 1 में, यस उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास जो अल्कलीज होते हैं वो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कहते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कहते हैं। अच्छा क्या सिर्फ ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम कहेंगे, ऐसा कुछ खास जरूरी नहीं है। अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये दोनों होते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, तो सिंपली अभी ग्रुप 1 से आप समझ लीजिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वैसे हम और भी कुछ मेटल्स का यूज करेंगे, सिर्फ अल्कलीज की बात नहीं करेंगे। अल्कलीज का सिंपल मीनिंग है आपके पास सिंपल, यहाँ पे फिलहाल जो समझने के लिए है वो आपके पास सिंपल मेटल समझना, और ज्यादा कुछ खास नहीं। और यहाँ पे ज्यादा आपके अभी 9th क्लास में रिएक्शन है भी नहीं, तो टेंशन लेने की वैसे कोई जरूरत नहीं है ना।
तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड, ये 3 मेटल का नाम दिया गया और इनको कहते हैं कि एम्फोटेरिक मेटल्स हैं। अच्छा, एम्फोटेरिक मेटल्स होते क्या हैं, तो देखिए आगे लिख भी दिया आपके लिए, कहता है एम्फोटेरिक मेटल्स आर दोज दैट रिएक्ट्स डायरेक्टली विथ एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। दे आल्सो रिएक्ट डायरेक्टली विथ स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अभी तो मैंने आप लोगों को करवाया यार कि जब हम मेटल लेते हैं और उसका रिएक्शन एसिड के साथ करवा देते हैं तो हमें सॉल्ट मिल जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो यही चीज तो कह रहा है कि जो मेटल होते हैं वो एसिड के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। अच्छा, अब कहता है वो तो आपने बेटा पढ़ लिया है, अब नई चीज पे आ जाओ। नई चीज क्या है, कहता है दे ऑल्सो रिएक्ट डायरेक्टली विथ स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेस के नाम पे जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो याद कर लीजिए, इसको कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है, कास्टिक सोडा भी कहते हैं इसको, और इसका नाम जो एक्चुअल है केमिकल नेम वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में देखिए कितनी बार बोल चुका मैं, फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी रिएक्शन का काम आता है ना, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बिना हमारा काम ही नहीं बनता, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं अब हम जैसे कि कास्टिक सोडा हो गया तो ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है, ठीक है ना। चलिए तो स्ट्रॉन्ग बेस का एल्यूमिनियम के साथ अगर आप इस वाले रिएक्शन पे ध्यान देते हैं तो मत दीजिए, भूल जाइए, यस भूल जाइए, क्योंकि आप ये याद ही नहीं रख पाएंगे। जो याद आप रख सकेंगे वो आपके पास ये दूसरा वाला है, यस ये दूसरा वाला को आप याद रख लीजिए, ये आपके पास सही है। अब तीसरा वाला याद रख लीजिए, ये तीसरा वाला कुछ नहीं, दूसरे वाले का एक अपडेटेड वर्जन भी नहीं कह सकते सर, सिर्फ एक रिप्लेसमेंट है पोटेशियम से। सोडियम की जगह क्या कर दिया, पोटेशियम, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है ना। इसको कास्टिक पोटेशियम सोडा या फिर हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, बेसिकली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एल्यूमिनियम क्या आपके पास मेटल है, वाटर डाल देंगे, किसके साथ रिएक्शन बोला आपके पास, दे आल्सो रिएक्ट डायरेक्टली विद स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वाटर, यस स्ट्रॉन्ग बेस ये है और वाटर ये, इन दोनों के साथ मेटल का रिएक्शन करवा दिया तो सोडियम एल्यूमिनेट कहा जाता है और इसको पोटेशियम एल्यूमिनेट कहा जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर किया, सोडियम एल्यूमिनेट पोटेशियम एल्यूमिनेट। अब बोलेंगे कि ये क्या है आपके पास, हेलो अभी तो नहीं, हाँ आप जा रहे हो, ठीक ओके। तो सोडियम एल्यूमिनेट कहा जाता है। देखिए ये कुछ अलग नहीं है, ये आपके पास सोडियम एल्यूमिनेट ही है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है ना, समझिएगा। इसमें हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है बट ये इसको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको याद रखिए, सोडियम एल्यूमिनेट है और ये वाला क्या आपके पास पोटेशियम एल्यूमिनेट है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे आपके पास लिख दिया। सेम उसी तरह से आपको इस वाले रिएक्शन को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इस वाले रिएक्शन को याद रख लीजिए, आप इस वाले रिएक्शन को याद रख लीजिए। इसको क्या कहेंगे फिर, सोडियम जिंकेट, क्या कहेंगे, सोडियम जिंकेट, इसको क्या कहेंगे, पोटेशियम जिंकेट। सिंपल, जैसे एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट कह दिया, इसको सोडियम एल्यूमिनेट कह दिया, सोडियम जिंकेट कह दिया, पोटेशियम जिंकेट कह देंगे इसको। और यहाँ पे इसको इस वाले का थोड़ा सा नाम अलग है, इसको कहा जाता है लेड पाल्मुराइट, लेड पाल्मुराइट, ठीक है ना। ये इसमें आपके पास लिखा हुआ नहीं है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना। यही वो चीज़ें जो आपको थोड़ा सा क्रैम करने की ज़रूरत है, बाकी तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें, इनमें तो कुछ वैसे भी ज़रूरत नहीं है ना। तो आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम प्रिपरेशन कर कैसे रहे हैं। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ कहाँ पे, पता है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन पे। अभी जो हम कर रहे थे एक तरीके से कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रिपरेशन था, ठीक ठाक क्वांटिटी में प्रिपेयर करवा सकते हैं, और इनमें से कई तो हमें यूज़ ही नहीं करते थे इन प्रिपरेशन का। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसिव हो जाता था, किसी में कुछ प्रॉब्लम हो जाता था, किसी में कुछ प्रॉब्लम हो जाते थे, राइट। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारे पास लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में जनरली हम क्या करते हैं, जिंक ग्रैन्युअल्स का यूज करते हैं, जिंक ग्रैन्युअल्स, यस जिंक ग्रैन्युअल्स का यूज करते हैं। देखिए जिंक ग्रैन्युअल्स होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अगर मैं प्योर जिंक की बात करता हूं तो आप समझ लीजिए कि वो पाउडर के फॉर्म का, खत्म बात, ठीक है। लेकिन जब मैं जिंक ग्रैन्युअल्स की बात करता हूं तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई रहती है एक तरीके से, जो उसको लेस रिएक्टिव बनाता है ना। उसके ऊपर कॉपर का एक, इधर लिखा भी होगा आपके पास,
यहाँ पे ये रहा, देखो अब इसमें कहा जाता है द लेयर ऑफ गैस इंसुलेट्स द मेटल फ्रॉम द एसिड, ठीक है ना। एसिड के अटैक से बचाता है जिंक को, कौन, उसके ऊपर जो एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ी हुई है वो। अच्छा, साथ में कहा जाता है ग्रेन्युलेटेड जिंक क्या है, कहता है इज देयरफॉर प्रेफर्ड, और यही रीजन है कि ग्रेन्युलेटेड जिंक को प्रेफर किया जाता है, किस लिए, क्योंकि वो बहुत ही विगोरसली रिएक्ट नहीं करता लाइक पोटेशियम और सोडियम, ये सिंपली लेस रिएक्टिव होता है। कहता है ग्रेन्युलेटेड जिंक कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ कॉपर एज impurity which catalyze the reaction and prevents the deposition of the gas on the zinc। डिपोजिशन है, डिकम्पोजिशन होगा यहाँ पे, ठीक है, डिकम्पोज होकर एक जगह, डिप एंड डिपोजिशन, ठीक है, एक जगह पे वहीं पे एक्यूमुलेट होने वाले प्रोसेस को बताया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे चीज़ों को समझना है कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। देखिए लेबोरेटरी में प्रिपरेशन करवाने का मतलब ये हम स्मॉल अमाउंट में ले रहे हैं चीज़ों को, और लेकिन अपने हाथ से पर्टिकुलरली वहाँ पे कर रहे हैं। देखिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियल वाले एरिया में जहाँ पे हम इंडस्ट्री लेवल पे बहुत ज़्यादा कमर्शियल लेवल पे प्रोड्यूस करवाते हैं, तो वहाँ पे मशीन्स होते हैं, रोबोट्स भी काम करते हैं दुनिया भर के। लेकिन जब हम लेबोरेटरी में प्रिपरेशन करवाते हैं तो खुद हम सारी चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पे हम ऐसा रिएक्शन जल्दी करके नहीं प्रेफर करते हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक हो, मतलब हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो या फिर उसमें आग लग जाए तुरंत, है ना, कि भाई फायर जो इजीली कैच कर जाए, ऐसा हम रिएक्शन यूज नहीं करते। तो कौन सा यूज करेंगे, ग्रेन्युलेटेड जिंक। क्या करेंगे हम, ग्रेन्युलेटेड जिंक। चलिए, तो जिंक को आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिए या फिर HCl के साथ करवा दिए, ये रिएक्शन पहले बता दिया है ना। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाएगा, सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, जिंक क्लोराइड रिलीज कर देगा जब HCl के साथ करवाएगा। ये तो अभी करवाया था मैंने आप लोगों को, समझ में आ गई नहीं थी बात, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, बहुत छोटी सी चीज है। अब आगे एक बात करेंगे, इंप्यूरिटीज प्रेजेंट विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ कौन कौन से इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होता है जब हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, बाहर रिलीज करवाते हैं। तो उसमें एक तो आर्साइन प्रेजेंट होता है जिसको AsH3 कहते हैं, ठीक है ना। AS यहाँ पे एक मेटल है आपके पास आर्सेनिक करके, है ना, आर्सेनिक, जिसका एटॉमिक नंबर आपको 33 या 34 के आसपास देखने को मिलेगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक फॉस्फाइन रहता है PH3, बड़ा ही खतरनाक सा जहर वाला गैस है, इसको छोड़ दीजिए, ये वाले। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी देखने को मिलेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखने को मिलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड देखने को मिलेंगे, और साथ में मॉइस्चर देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे इंप्योरिटीज हैं जो आपको हाइड्रोजन के साथ साथ मिल जाते हैं जब हम प्रिपरेशन करवाते हैं उस टाइम पे, हाइड्रोजन में मिक्स रहते हैं। तो उस हाइड्रोजन एक तरीके से प्योर नहीं है, हम अच्छे से उसको यूज नहीं कर सकते, समझा। जैसे जेट में प्यूरिफाइड हाइड्रोजन को हम यूज करते हैं, तो प्यूरिफाइड हाइड्रोजन मतलब उसमें इंप्योरिटीज अभी भी है, प्यूरिफाई करने के लिए अलग हमें प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। जनरली उसके लिए एक बेस्ट मेथड इसको बोलते हैं बॉस्ट प्रोसेस। क्या कहते हैं उसको, बॉस्ट प्रोसेस। तो बॉस्ट प्रोसेस का हम यूज करके हाइड्रोजन से इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं, फिर जो हाइड्रोजन बचता है उसको हम बोलते हैं प्योर हाइड्रोजन, और फिर हम उसका यूज करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। इंप्योरिटीज हो चुका है, अब यहाँ पे आपके पास कहता है रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज। जैसे ये सारे इंप्योरिटीज आ गए तो यार इनको रिमूव भी तो करने के प्रोसेस होनी चाहिए ना, तभी तो हम प्योर हाइड्रोजन निकाल पाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे कहा जाता है आपसे कि ये जो चीज़ आपके पास रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज में क्या क्या आते हैं, चीज़ों को चेक कर लीजिए। सबसे पहले आता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अगर मैंने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं AgCl, चीज़ों को समझिएगा, AgCl क्या आपके पास, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब्स इंप्योरिटीज आर्साइन एंड फॉस्फाइन। तो देखिए ये जो दो थे आपके पास, आर्साइन और फॉस्फाइन, आर्साइन और फॉस्फाइन, ये जो दो है आपके पास, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक कंटेनर में हाइड्रोजन रखा है और मैंने लेट से ये क्या है आपके पास, ये वाला है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, हालांकि ये नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, फिलहाल में एज्यूम कर लीजिए कि मैंने उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल दिया। वो सारे के सारे आर्साइन और फॉस्फाइन को अपनी तरफ, हम पहले ये पता कर लेंगे कि हाइड्रोजन में कौन सा इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके अंदर सॉल्यूशन डालेंगे, वो उस इंप्योरिटीज को अपने पास कैच कर लेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, दैट हाइड्रोजन गैस विल बी द प्योर हाइड्रोजन गैस। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन का आपके पास जो फॉर्मूला देखने को मिलेगा वो PbNO3 लेड नाइट्रेट, अभी करवाया था मैंने आप लोगों को। तो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन अगर हम डाल देंगे तो वो क्या एब्जॉर्ब करेगा, वो देख लिया हाइड्रोजन सल्फाइड को H2S, ये जो तीसरे नंबर वाला उसको वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी हाइड्रोजन गैस आपको प्योर करके दे देगा। सबसे पहले तो हम यही पता करेंगे कौन सा उसके अंदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट है।
चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं अब हम। अच्छा, नेक्स्ट के लिए हमें नेक्स्ट पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको अब क्या करा जाए, ख़त्म किया जाए भाई। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। तो ये 46 हो गया, 57 पे चलते हैं, इसको करते हैं, खोल देते हैं और इसको हम फटाफट क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता क्या, उस पर समझने की कोशिश कीजिए इसको। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला भी बता दिया था वैसे भी, KOH होता है। और अगला है क्या आपके पास, बस यही है आपके पास। कहता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जो लास्ट के 3 थे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या था एक क्या था इंप्योरिटीज के प्रेजेंट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, Na2CO2 SO2। इन तीनों को ये क्या करता है आपके पास, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। चलिए इन तीनों के लिए ये हो गया। नेक्स्ट है मॉइस्चर। अब देखिए जितने टाइप के आपके पास इंप्योरिटीज प्रेजेंट थे उन सबको ही रिमूव करने के लिए, इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए आपके पास मेथड है। मेथड क्या, एक छोटा सा केमिकल है और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कहता है मॉइस्चर इज एलिमिनेटेड बाय पासिंग द गैस ओवर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। इसका मतलब ये है कि अगर मैं CaCl2 एनहाइड्रस लेता हूं, एनहाइड्रस का मतलब होता है ड्राई वाला, एनहाइड्रस का मतलब होता है ड्राई वाला, हाइड्रस मतलब वाटर, एन मतलब उसका उल्टा कर दीजिए, वाटर का उल्टा मतलब सूखा हुआ, ऐसा समझ लीजिए, उसमें वाटर की क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या करेगा, आपके पास जितने भी मॉइस्चर होंगे उसको एलिमिनेट कर देगा, तो अपने पास फिर से हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इंप्योरिटीज फ्री हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, प्रीकॉशंस। तो प्रीकॉशंस यार ये छोटी चीज़ें अपने आप रीडिंग कर लीजिएगा, देख लीजिए यहीं से, है ना, कि इन सारी चीज़ों को करने के लिए हम किन किन इंप्योरिटीज प्रीकॉशंस का ध्यान रखना होता है, छोटी सी चीज़ें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पे। अच्छा, अगर हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पे आते हैं, अच्छा बॉस प्रोसेस आपके पास इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है ना। तो इंप्योरिटीज रिमूव करने के लिए यही थे आपके पास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड थे, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, ये वाले सारे है ना, तो इन पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा। अब हम नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाते हैं जिसमें हम करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। बोले तो बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हम हाइड्रोजन को कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास आ जाता है अब बॉस प्रोसेस। तो अब कई बच्चे बोलेंगे सर अभी तक जो हम कर रहे थे, कभी वाटर से बना रहे थे, कभी हम नाइट्रिक एसिड मतलब एसिड में मेटल का रिएक्शन करवा रहे थे, डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन का करवा रहे थे, तो ये अब अभी तक क्या करवा रहे थे। तो देखिए वो एक नॉर्मल सा था जिसका हम कभी यूज़ कर रहे थे, कभी नहीं भी यूज़ कर रहे थे, ड्यू टू एक्सपेंसेस, बेसिकली ज़्यादा एक्सपेंसेस आ जाते थे। बट ये जो हम अभी कॉमनली यूज़ कर रहे हैं बेसिकली वो आपके पास इंडस्ट्रियल लेवल पे वो आपके पास है बॉस प्रोसेस। अब ये बॉस प्रोसेस है क्या, देखिएगा बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ है। कहता है जब हमें लार्ज स्केल पे बनाना होता है तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को प्रिपेयर करेंगे फॉलोइंग मेथड से। पहला आपके पास बॉस प्रोसेस है। बॉस प्रोसेस में कहते हैं 3 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 नहीं दिया। स्टेज 3 में रिमूवल होता है जनरली, तो रिमूव हाँ दे रखा है, ये रहा है ना, रिमूव करवाते हैं, तो दे रखा है आपके पास तीनों ही मेथड, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें कहा जाता है व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर वाइट हॉट कोक, मतलब सिंपल कार्बन समझना है आपको, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली जिसको हम वाटर गैस कहते हैं, वो रिलीज होता है और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है और टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है 1000 डिग्री सेल्सियस। चीज़ों को समझिएगा, आपको क्या लेना है, वाइट हॉट कॉक, बोले तो कार्बन लेना है सिंपल, उसमें आपको क्या करना है, वाटर डाल देना है ना। वाटर की जगह कौन सा है ये आपके पास, स्टीम, वाटर वाला कौन सा, ये स्टीम है, सिर्फ वाटर नहीं डालना, क्या डालना है इसमें, स्टीम डालना है। जब स्टीम डालते हैं और टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है 1000 डिग्री सेल्सियस, और यही रीजन है कि इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देखिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें से हीट बाहर निकले, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें से जिसको हीट चाहिए, जो हीट को एब्जॉर्ब करे। तो ये क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हीट को एब्जॉर्ब करवाने में कितने 1000 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपको एक चीज़, नई चीज़ मिलेगी जिसको हम बोलते हैं वाटर गैस। देखिए वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड 1:1 वाला भी बताया मैंने आप लोगों को कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सर होता है तो उस केस में यहाँ पे आ जाता है आपके पास क्या कहते हैं उसको, वाटर गैस। और माइनस डेल्टा का मतलब ही यहाँ पे आपके पास क्या है कि इसको हीट चाहिए। देखिए इधर अगर रहेगा तो प्लस का रहेगा, है ना, यहाँ पे आपको प्लस का लिखना पड़ेगा या फिर आपको डेल्टा यहाँ दिखाना पड़ेगा, तो ये चीज़ यहाँ से आप हटा सकते हैं। और अगर तो यहाँ पे आप हटा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बिंदास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अगर ऐसा नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे आपको माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं मैं, स्टेज 2। स्टेज 2 में आपके पास क्या आता है, उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके देखिएगा। हमें यहाँ पे लार्ज स्केल में बनाना है तो देखिए यहाँ पे तो हमें मिक्सर मिला है, सिर्फ हाइड्रोजन थोड़ी मिला है,
चीज़ों को समझिएगा। हमें यहाँ पे मिक्सर मिला है भाई, इसको मैं हटा देता हूँ, अच्छे से समझ लीजिए। हमें ये वाटर गैस मिला है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सर मिला है, हाइड्रोजन थोड़ी मिला है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो वाटर गैस होता है, ये जो वाटर गैस है, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो वाटर गैस है, फिर से हम उसको क्या करवाते हैं, वाटर के साथ, बोले तो स्टीम के साथ, फिर से स्टीम, ज़्यादा स्टीम के साथ फिर से पास करवाते हैं। और कैटेलिस्ट भी यहाँ पे हमें यूज़ किया जाता है। कैटेलिस्ट में हम आयरन के तौर पे यूज़ करते हैं, आयरन 3 को बताता हूँ क्या होता है। और 450 डिग्री के आसपास यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना पड़ता है, तब जाकर ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, आपके पास हाइड्रोजन गैस में। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है और हाइड्रोजन भी रहता है। देखिए दोनों के केस में आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहे हैं, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे तब आती है ना जब इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। और यही रीजन है कि हमें तीसरे स्टेज की जरूरत पड़ती है। यस, तीसरे स्टेज में हम क्या करवाते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इन दोनों को हम भगा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे चीजों को समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अब कहता है द कैटेलिस्ट यूज्ड इज आयरन 3। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, आयरन जो आपके पास है Fe वो +2 भी शो करता है और जो आयरन है वो +3 भी शो करता है चार्ज फिलहाल। मतलब इसकी वैलेंसी 2 भी होती है, वैलेंसी 3। जब वैलेंसी 2 होती है तो हम इसको रोमन डिजिट में ऐसे दिखाते हैं, और जब इसको हम स्टॉक नोटेशन बोलते हैं। और यहाँ पे Fe के केस में यहाँ पे हम इस तरीके से 3 दिखाते हैं। तो वही ये चीज़ कह रहा है कि आयरन जिसकी वैलेंसी 3 है, समझ में आती है ना बात, उसको हम कैटेलिस्ट के तरीके से यूज करते हैं। या फिर आप क्रोमियम 3 जो इसका एटॉमिक नंबर आपको 26 देखने को मिलेगा, इसका एटॉमिक नंबर आपके पास 24 देखने को मिलेगा। इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। और ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे एक कैटेलिस्ट के तरीके से यूज होते हैं, ठीक है ना। चलिए तो क्रोमियम भी लेंगे, कौन सा आपके पास 3 वाला, जिसकी वैलेंसी 3 हो, वो एक्ट करते हैं एज ए प्रोमोटर। प्रोमोटर कौन होते हैं, तो रिएक्शन को जो फास्ट करा दे। देखिए कैटेलिस्ट क्या होता है वो समझ लीजिएगा। कैटेलिस्ट कुछ भी हो सकता है जो रिएक्शन को ऑल्टर करे, चेंज करे, रिएक्शन के रेट को, बेसिकली रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करे या फिर चेंज करे, एक ही बात है। अब ये सर ये क्या मतलब बला है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ऑल्टर क्या होता है, रेट क्या होता है। देखिए सिंपल सी बात समझना है, कोई रिएक्शन अगर 10 घंटे में हो रहा है और अगर हमने कोई उसमें एक्स्ट्रा चीज डाल दिया जिसकी वजह से वो जो रिएक्शन है वो 10 घंटे में ना होकर 10 मिनट में हो गया, यस 10 घंटे का 10 मिनट में हो गया, तो उसको हम कहते हैं जो कैटेलिस्ट हमने डाला है वो एक प्रोमोटर की तरह काम करता है। उसने रेट को, टाइम को कम कर दिया, बहुत कम टाइम में होने लगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट को, रिएक्शन के टाइम को चेंज कर दिया, तो उसको हम कैटेलिस्ट कहते हैं। अच्छा फास्ट कर दिया तो प्रोमोटर कहेंगे, और अगर क्या कहते हैं इसको स्लो कर दिया, 10 घंटे का रिएक्शन अगर 100 घंटे में हो रहा है, 50 घंटे में हो रहा है, तो उसको हम इनहिबिटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इनहिबिटर कहते हैं, ठीक है। या फिर पॉइजन भी कह देते हैं, नेगेटिव कैटेलिस्ट भी कह देते हैं, और प्रोमोटर को पॉजिटिव कैटेलिस्ट। सिंपल लॉजिक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और उस केस में आपके पास ये जो रिएक्शन होने वाले हैं वो एक्सोथर्मिक होने वाले हैं। ये वाला एंडोथर्मिक था देख लीजिए, और ये वाला आपके पास एक्सोथर्मिक होने वाले हैं। नेक्स्ट है स्टेज 3। अब देखिए स्टेज 2 तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यार कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है स्टीम पास करने पे, और दूसरे में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। सिंपल, पहले सिंपल कार्बन लिया था, बाद में वाटर गैस को स्टीम में पास करवाया। अब बात आती है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अपने को चाहिए ही नहीं, हमें तो हाइड्रोजन से मतलब है भाई, हमें तो हाइड्रोजन से मतलब है। तो यार ये हाइड्रोजन कैसे आएगा और ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जाएगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले वही कहा जाता है, रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के इम्प्यूरिटीज देखने को मिलेंगे। स्टेज 3 में अगर आप देखें, यहाँ पे लिखा भी द प्राइमरी इम्प्यूरिटीज इन दिस मेथड आर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनको तो रिमूव करवाना पड़ेगा भाई, तो चलिए रिमूव करवा देते हैं। रिमूव करवाने के लिए सबसे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड को करवा रहे हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवा के हम आपको दिखा देंगे। अब इसमें कहा जाता है कि सबसे पहले क्या कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय पासिंग द अबव मिक्सर। मतलब ये जो ऊपर वाले मिक्सर है ये वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 वाला थ्रू एमोनिकल कॉपर 1 क्लोराइड। अब इसका मतलब क्या है वो भी समझा देते हैं।
देखिए अगर हम कॉपर क्लोराइड लेते हैं और कॉपर यहाँ रोमन डिजिट में 1 लिखा है, इसका मतलब उसकी वैलेंसी 1 है, मतलब ऐसा रहेगा कॉपर 1 वाला। तो क्लोरीन के साथ करेगा तो CuCl ही बनाएगा, इसके +1 इसके -1, सिंपल सी बात है, मेटल +1 क्लोरीन -1 होता है CuCl। अगर हमने इस CuCl में अगर हमने अमोनिया डाल दिया तो इसको हम पूरे को मिक्सर को हम कहते हैं यही चीज़ एमोनिकल वाला, ये वाली पूरी चीज़ कहते हैं हम, यही आपके पास एमोनिकल कॉपर क्लोराइड। और कॉपर कौन सा लेना आपको 1 वाला जिसकी वैलेंसी 1 हो, है ना। ये क्या करता है आपके पास एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को, कुछ इस तरह से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और इसको और वाटर भी साथ में रहता ही रहता है। अमोनिया यहाँ पे आपके पास दिखाया नहीं गया है, आपके वाले रिएक्शन में बुक में रिएक्शन को दिखाया नहीं गया है। वैसे गलत नहीं कहेंगे क्योंकि अलग से उसमें गैस पास किया जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वैसे दिखाना तो चाहिए था। अच्छा अब यहाँ पे क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को ना एब्जॉर्ब करके, देखिए अपने पास रख लिया ना, जब हमने ये वाला डाला एमोनिकल कॉपर क्लोराइड जब डाला तो उसने कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या करा, अपने पास रख लिया, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गया होगा, रिमूव हो गया होगा, रिलीज हो गया होगा, निकल गया होगा। बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आ गई नहीं इतनी बात, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं अब हम रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सेम प्रोसेस, जैसे जैसे हमने मोनोऑक्साइड को रिमूव करा वैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस में चेंज है, समझिएगा क्या चेंज है। इसमें कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड दस प्रोड्यूस्ड इज रिमूव्ड बाय द पासिंग द अंडर 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और साथ में पोटैश सोल्यूशन लेते हैं, कास्टिक पोटैश सोल्यूशन बताया था ना, कास्टिक सोडा होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन कास्टिक पोटैश वाला है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होने वाला है आपके पास। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्स लिविंग बिहाइंड H2, तो यहाँ पे आपका सिंपल से 2 रिएक्शन दिए, समझिएगा। जब कार्बन में, देखिए कभी भी अगर आप ऐसा करते हैं ना, आपने कोल्ड ड्रिंक जरूरी पिया होगा, पिया है ना, सिंपल सी बात है। देखिए तो हम उसको क्या कहते हैं पता है, दैट इज कॉल्ड कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर हम उसको कहते हैं जिस वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिक्स कर दिया गया है। और हमारे ठंडी ठंडी फीलिंग के लिए बेसिकली जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं थोड़ा फील देने के लिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेशराइज करके डाला जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में मिल गया तो जो बनता है उसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो एक एसिड की तरह बिहेव करता है और ये काफ़ी वीक एसिड रहता है। ये क्या रहता है आपके पास, काफ़ी वीक एसिड रहता है, ठीक है ना, ये काफ़ी वीक एसिड रहता है। और ये जो वीक एसिड है और यही है जो वाटर को कहा जाता है, बनाता है बेसिकली कार्बोनेटेड वाटर, खत्म बात, ठीक है ना। चलिए तो ये कार्बोनेटेड वाटर बना देता है जिससे हाइड्रोजन जो है वो सिंपली ट्रैप हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। जब देखिए यहाँ पे बता दिया ना, पोटेश सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, पोटेशियम कार्बोनेट बना देगा जो कि सेटल डाउन हो जाएगा और सिंपल वाटर बना देगा। तो हाइड्रोजन जो है आपके पास वो नॉर्मली रिलीज हो जाएंगे, खत्म बात, इजीली सेपरेट हो जाएंगे। मतलब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को ही गायब कर दिया हमने, पोटेशियम कार्बोनेट बना दिया हमने। समझ में आ गई नहीं बात। तो ये सारे फॉर्मूले हमने आपको पढ़ा रखे भाई, चीज़ों को समझना है आपको, समझ में आती है ना बात। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं अब हम इलेक्ट्रोलिसिस। बोले तो अभी तक मैंने आप लोगों को इंडस्ट्रियल लेवल पे, देखिए लेबोरेटरी प्रिपरेशन में सिंपल था, आपके पास एसिड के साथ करवा रहे थे, हम जिंक ले रहे थे, जिंक ग्रेनुअल्स ले रहे थे, है ना, और हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फेट, बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड सिंपली बोले तो उन दोनों के साथ रिएक्शन करवा रहे थे। और इंडस्ट्रियल लेवल पे सबसे पहला था वो बॉश प्रोसेस है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस। यस, अब इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम क्या कर सकते हैं, वाटर को बना सकते हैं। और कमाल वाली बात देखिएगा, यहां से हम क्या मस्त एकदम प्योर वाला हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करवाते हैं, बनाते हैं, प्रिपेयर करवाते हैं। समझ में आ गई नहीं इतनी बात। चलिए मैं आपको समझाता हूं कैसे। तो यहां पे आपको जो देखने को मिलेगा वो ये कहता है इसमें कि एसिडिफाइड वाटर, है ना, एसिडिफाइड वाटर। देखिए इसमें कहा जाता है एसिडिफाइड वाटर व्हेन इलेक्ट्रोलाइज्ड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड एनोड। वैसे मैं बोलूँगा ये वाली तो चीज़ तो आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगा, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो रिएक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से, वैसे थोड़ा थोड़ा मैं कह सकता हूँ लगभग 60 to 70% आप लोगों को यहीं पे समझा दूंगा मैं, समझ में आ भी जाएगा नो डाउट। लेकिन अगर मैं 100% की जब बात करूंगा ना तो अभी समझ में नहीं आएगा। वो तभी समझ में आएगा जब मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। और आपके बुक में वो लास्ट में दिया गया है, बेसिकली मुझे पहले ही करवा देना चाहिए था, बट ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब ये वाला समझ लीजिए। वैसे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसे करवा देंगे, और उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो तक, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, लगभग 1 घंटे के आसपास की।
50 मिनट का हो चुका है, 51 मिनट का, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ये वाला सारे के सारे जो प्रिपरेशन वाले पोर्शन है, यस मैं प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, प्रिपरेशन वाला पोर्शन अभी मैं फिनिश कर देता हूँ और बाकी जो पोर्शन बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट वाली वीडियो में अभी हम क्लियर कर देंगे। सबसे पहले अभी हम इस पर फोकस करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कहा जाता है। कहते हैं जब भी हम वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं, बेसिकली क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करवा देते हैं, है ना। सिंपल आपको ऐसे समझ लेना है कि ये आपके पास बीकर है या फिर बहुत बड़ा प्लांट है आपके पास, इसमें हमारे पास क्या है, वाटर है ना, वाटर है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे भेजा जाता है चीज़ों को समझिएगा। इसमें हम एक एनोड और एक कैथोड, इस तरीके से हम दो सेटअप करते हैं। एक को हम कहते हैं एनोड और एक को हम कहते हैं कैथोड। एनोड फिलहाल आपको समझना है प्लस का होता है और कैथोड आपको समझना है वो माइनस का होता है। समझ में आ गई बात, माइनस का होता है। दो रॉड होते हैं और इसमें हम कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी देने का सोर्स। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए कि बैटरी दे दिया है, तगड़ा सा एसी सोर्स दे दिया है, यहाँ से हमारे पास करंट जो इसमें पास होएगा, आई करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, राइट। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करवा दिया ना फिजिक्स में, चेकआउट कर लीजिएगा। ओके तो यहाँ से जैसे करंट जाता है ना, तो यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल्स जो है ना वो टूटने शुरू हो जाते हैं। तो H प्लस और OH माइनस, यस H प्लस और OH माइनस में टूटता है। जब भी H2O जो है हमारे पास वो तोड़ना होता है तो वो H प्लस और OH माइनस में टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए अब H प्लस और OH माइनस सब जगह मिल चुके हैं आपके पास, H प्लस और OH माइनस सब जगह मिल चुके हैं, सब जगह मिल चुके हैं। तो अब यहाँ से होता क्या है उस चीज़ के बारे में समझिएगा। कैथोड पे, अच्छा एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ऑफकोर्स प्लस की तरीके से एक्ट करने वाला है और जो आपके पास ऑक्सीजन होते हैं वो आपके पास माइनस की तरीके से एक्ट करता है, आपको पता ही है। तो जो प्लस वाला होगा वो कहाँ पे जाएगा, ऑफकोर्स माइनस वाले के पास, है ना। और जो माइनस वाला होगा वो कहाँ पे जाएगा, प्लस वाले के पास। पहले से पता, ये जो हमने दो रॉड लिए ना वो ऑलरेडी डिफाइन कर रहा है कि जो कैथोड माइनस वाला हो तो बेटा हाइड्रोजन आप मेरी तरफ आओ, दूर मत जाओ। समझ में आ गई इतनी बात। तो ये जो हाइड्रोजन है कैथोड पे ना, हाइड्रोजन जाके डिपॉजिट होने वाला है, वहां से बेसिकली वो रिलीज होने वाला है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो होगा वो एनोड पे, खत्म बात। अब बात आती है ये रिएक्शन सर कैसे समझ में आएगा, ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया तो आपके पास H प्लस OH माइनस में जैसे रिलीज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन को यहीं से आपके पास ऑक्सीजन से क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है और ये सिंपल H बना लेते हैं। H प्लस पहले था, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। H प्लस कब बना होगा, देखिए हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, है ना। ये H प्लस कब बना होगा, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा। बाद में क्या करेगा, वापस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और सिंपल ये H बना लेगा। अब ये जो H होंगे दूसरे H, ऐसे रिएक्शन बहुत सारे हो गए होंगे, बहुत सारे H जमा हो गए होंगे, तो H और H दो H मिल जाते हैं, H2 गैस बना लेते हैं और कैथोड के साइड से यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। तो हम हाइड्रोजन गैस को एक्सेप्ट उधर कलेक्ट कर लेते हैं। ऑक्सीजन वाला जो आपके पास रहेगा OH वाला आएंगे, लेकिन आपके पास 4 टाइम्स OH, ताकि वाटर जो है वो बने, है ना, और साथ में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता रहे। 4 OH लेना है, उसको आपके पास क्या करना, 4 इलेक्ट्रॉन को दिला देना है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, आपके पास रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे जो आपके पास चीजें आ रही है, देखिए ये क्या आपके पास माइनस के हैं, तो यहाँ पे इस केस में आपके पास इधर लिखने का मतलब होता है ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर रहा है, लूज कर रहा है। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, हमेशा रिडक्शन। अब ये क्या चीज़ें होती है वो अभी तो आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, और यही रीजन से मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था बेटा ये आप लोगों को जो समझ में आएगा वो अगली वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे मैंने आप लोगों को क्लियर करवाने हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो फिलहाल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन दोनों रिएक्शन नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा दूंगा उसके बाद इसको आप देखिएगा ऐसे हवा में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा ऐसे रहने दीजिए और नीचे पढ़ लेते हैं। कहा जाता है वेरी प्योर हाइड्रोजन, 99.9% प्योर, मैंने कहा था ना प्योर वाला हाइड्रोजन मिलता है, इज मेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। कहा जाता है दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड। लो भैया एक एक्सपेंसिव भी है आपके पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास हम मिथेन से बना सकते हैं। मिथेन वाला बड़ा ही सिंपल सा है। कहा जाता है मिथेन इज मिक्सड विथ स्टीम एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पास्ड ओवर निकल कैटेलिस्ट। देखिए निकल फिर से आपके पास एक ट्रांजिशन मेटल है जो कैटेलिस्ट की तरीके से एक्ट करेगा। कैटेलिस्ट यहाँ पे क्या रहेगा, फिर से प्रोमोटर की तरह एक्ट करेगा, रिएक्शन को फास्ट करवाएगा। तो मिथेन CH4 होता है मिथेन का फॉर्मूला, जब उसमें हम क्या करवाते हैं आपके पास
स्टीम, सिंपल वाटर नहीं है, स्टीम है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में आपके पास ये चीज हो जाएगा। अब फिर से इसमें इंप्योरिटीज आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिस तरह से बॉस प्रोसेस में हम कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करवाया था हमने, वैसे बॉस प्रोसेस से हम यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करवा के सिंपल हाइड्रोजन को वो एक्सेप्ट कर लेंगे, कलेक्ट जो हम कर लेंगे। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सिंपल है ना। चलिए, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अभी बहुत ही जल्दी ये चीज, ये जो है वो आपके पास खत्म हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दो ही चीज बचते हैं, एज ए बाई प्रोडक्ट और बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन हाइड्राइड्स। तो सबसे पहले यही वाली चीज समझ लीजिए, ये क्या आपके पास ये वाली, इसके लिए ना डायग्राम बना के समझाना पड़ेगा मुझे। चलिए फिर इसी को बनाकर समझा ही देते हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसके लिए पेन पहले सेलेक्ट किया जाए। आइए, तो क्या आ जाता है इसमें, एज ए बाई प्रोडक्ट, एज ए बाई प्रोडक्ट है, कहता है हाइड्रोजन ऑफ हाई प्योरिटी। यस, यहाँ से आपके पास प्योर हाइड्रोजन मिलने वाला है। obtained as a by-production by the manufacture of sodium hydroxide by electrolyzing brine। अब यहाँ पे कई ऐसे वर्ड है जो आपको शायद क्लियर नहीं हुए होंगे, मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। हाई इंप्योरिटी वाला क्लियर हो गया, बाय द प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का बता ही दिया कि सोडियम का हाइड्रोक्साइड का क्या रहता है आपके पास, NaOH रहता है। तो अगर मैं इसका प्रोडक्शन करवाता हूँ तो वहां पे आपके पास एक प्योर हाइड्रोजन मिलता है। अब कैसे मिलता है वो समझाते हैं। कहते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग, इलेक्ट्रोलाइजिंग मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं, है ना, किससे, ब्राइन से। अब ये ब्राइन क्या है उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे समझाते हैं, देखिए ब्राइन क्या है। तो ये जो ब्राइन है ना, ब्राइन को कहा जाता है एक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, एक आपके पास ये सॉल्यूशन होता है। अब ये कौन सा सॉल्यूशन है उसके बारे में समझते हैं। ब्राइन क्या आपके पास एक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, तो जो सोडियम क्लोराइड आपने देखा होगा, है ना, अपना जो सॉल्ट रहता है कॉमन सॉल्ट, अगर हम उसको पानी में डाल देते हैं, वाटर में, तो ये जो मिक्सर बनाया है इसी को कहा जाता है ब्राइन। खत्म बात, ठीक है। अब इस ब्राइन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट डाल देंगे। यस, इलेक्ट्रिक करंट डाल देंगे तो वहां से हमें एक प्योर हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। आइए मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ डायग्राम बनाकर कि कैसे सिस्टम रहता है। यहाँ पे एक पैक्ड डायग्राम बनाया जाता है इस तरह से, है ना, और यहाँ से फिर से वही एनोड और कैथोड वाली कहानी की जाती है, फिर से कुछ इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। चलिए, अच्छा ये वाला आपके पास एनोड ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और ये वाला आपके पास कैथोड ले लेता हूँ मैं फटाफट, ठीक है। ये वाला आपको पता है प्लस का रहेगा, ये वाला आपको पता है माइनस ये रहेगा। अच्छा, ये प्लस माइनस हमेशा फिक्स नहीं रहता, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब ये वाला भी हमें इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, और यही रीजन है इलेक्ट्रिक करंट से जब हम आपके पास सिंपली यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं केमिकल्स बना रहे हैं, केमिकल एनर्जी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी कर रहे हैं, तब ये प्लस का और ये माइनस का रहता है। लेकिन अभी आपके में यही है, तो अभी आप यही फिक्स याद रख लीजिए, ठीक है ना, बाद में आपको अगले तरीके से दूसरे तरीके से बताया जाएगा। तो आपके पास ये प्लस माइनस, प्लस से प्लस को और माइनस से माइनस को कनेक्ट करना रहता है। देखिए इसमें क्या होता है, हम यहाँ से एक साइड से ब्राइन को फिल कर देते हैं। अब ब्राइन आपको पता चली गया क्या है, सोडियम क्लोराइड और साथ में वाटर का क्या रहता है आपके पास, मिक्सर रहता है। तो ब्राइन यहाँ पे जैसे मैंने फिल कर दिया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ब्राइन ही ब्राइन है, ब्राइन ही ब्राइन है ना, यहाँ पे आपके पास क्या है, ब्राइन ही ब्राइन है आपके पास। तो यहाँ पे होता क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से रेड लिख लिया, थोड़ा सा अलग मचा देते हैं। आइए अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास तो यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन डाल दिया है। अब जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे, आई आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आई हाई हाई हाई। अब यहाँ पे क्या क्या होगा उसके बारे में देखिएगा। सोडियम क्या कहते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड था वो टूटेगा और Na+ बनाएगा, Na+ बनाएगा। और साथ में अच्छा नमक था, सॉरी नमक था आपके पास, तो Na और Cl में टूटेगा आपके पास, फिर से Na+ और Cl-, Na+ और Cl-, Na+ और Cl-, है ना। विजिबल है ना, चेकआउट कर लेते हैं, विजिबल है ना, नहीं है, विजिबल नहीं है ना। अब लाइव क्लास रहता तब तो हम पूछ लेते भाई विजिबल है या नहीं है ना। यहाँ पे ये हाँ ठीक है, दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे Na+ Cl-, Na+ Cl- दिख रहा होगा, समझ में आ गया ना बात। ये कहाँ से निकला भाई, तो हमारे पास सॉल्ट जो है वो टूट गया। और वाटर किस में टूटेगा आपको पता ही है, H+ में और OH- में, H+ में OH- में, H+ में OH- में, H+ में OH- में। अब आपको इसके अंदर 4 चीजें देखने को मिल रही होंगी, क्या क्या, एक तो H+, एक OH-, एक Na+ और एक Cl-। तो इनमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो NaOH आपस में मिल जाते हैं और बना लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम
हाइड्रोक्साइड NaOH, और हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर, क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे तो वो H2 गैस बना लेता है, और क्लोरीन बहुत सारे से मिल जाते हैं तो Cl2 गैस बना लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आप चीज़ों को समझिएगा, यहाँ पे आपके पास 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एक तो हो गया आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक हो गया आपके पास हाइड्रोजन गैस, और तीसरा हो गया आपके पास क्लोरीन गैस। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर हाइड्रोजन गैस प्लस वाला है तो यहाँ से निकलेगा कैथोड के साइड से स्विंग, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। क्लोरीन गैस यहाँ से निकल जाएगा स्विंग, क्योंकि वो माइनस का होता है, और इधर से आपके पास निकाल देंगे हम जो भी बचा खुचा होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए हमने कॉस्टिक सोडा एक तरीके से प्रिपेयर करवा दिया ना, तो इन्होंने भी तो यही तो बोला था, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रोसेस से हम बेसिकली इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है ना, क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं हम इसको, ठीक है ना। क्लोर एल्कली प्रोसेस से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन करवाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भी नहीं दिख रहा है, हाँ मुझे भी ये भी नहीं दिख रहा है, तो इधर तो दिख रहा होगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट आप लोग समझ लीजिए इसको क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। नहीं दिख रहा तो लिख लीजिएगा क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लोर अल्कली प्रोसेस बनाने के साथ साथ हमें हाइड्रोजन गैस एकदम प्योर वाला मिल जाता है। खत्म बात, हो गई चीजें खत्म, समझ में आ गई नहीं इतनी बात। वापस रेड पे आ जाते हैं यार। नेक्स्ट लास्ट वाला आपके पास, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स की जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे सिंपल समझ लीजिएगा, मेटल हाइड्राइड्स की हम बात करेंगे, लाइक सोडियम हाइड्राइड है ना, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, इस टाइप की जो जितनी भी चीजें आएंगी उनकी बात करेंगे हम। तो मेटल देखिए कैल्शियम हाइड्राइड ले लिया, कहता है अगर हम इसको वाटर के साथ करवा देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, आपको पता है ये छोटी रिएक्शन, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा आपके पास, इवॉल्व हो जाएगा, और जिसकी हमें फिलहाल जो है आपके पास वो ज़रूरत थी और वो रिलीज हो गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, बेसिकली बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन हाइड्राइड्स, कि वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन करवा देंगे हाइड्राइड्स का तो मज़ा सा आ जाएगा और आपको ये जो चीज़ है वो मिल जाने वाला। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं, और आगे की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इस वाले रिएक्शन को यूज नहीं करते हैं, ऑफकोर्स फिर से हम हाई कोस्ट, तो हाई कोस्ट ना मार देता है भाई, जान ले लेता है, वो नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो चलिए, अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बहुत ही जल्दी इसका पार्ट तीसरा जो है वो आज कल में बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बनाकर मैं दे दूंगा, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करके आप लोगों को दे दूंगा। तो मज़ा सा आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, बस प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।